स्वागत है आपका सक्सेस अपनेक्स्ट यूट्यूब चैनल पर। और 5000 प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं अब थ्योरी ऑफ मशीन को, और ये 13वां लेक्चर है इसका। इससे पहले हम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग खत्म कर चुके हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म कर चुके हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, और थ्योरी ऑफ मशीन भी 13वें लेक्चर पे पहुंच चुके हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को शेयर कर दो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ जो है जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मैं एक कंबाइंड आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फिनोमिना जब टिप ऑफ द टूथ, जो हमारा गियर होता है उसका जो टिप होता है वो दूसरे वाले जो गियर है जिसके साथ वो मेट कर रहा है उसकी रूट को कट करने लग जाए, तब हम कहते हैं कि इंटरफेरेंस हो रही है, ठीक है। उस प्रोसेस को इंटरफेरेंस कहा जाता है। द इंटरफेरेंस में बी अवॉइडेड अगर एडेंडम जो है वो जो टू मेटिंग गियर्स को कट करे एट द कॉमन टेंजेंट टू द बेस सर्कल बिटवीन द पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो अगर जो एडेंडम सर्कल है गियर का, वो दूसरे वाले गियर के बेस सर्कल को कॉमन टेंजेंट पे कट करे, तब हम उसे कहेंगे कि तब हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। किसको? इंटरफेरेंस को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ टीथ का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स एडेंडम डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर फाई, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें फाई की जगह तुम अगर 14.5 डिग्री रख दोगे और एडेंडम जो है वो 1 मॉड्यूल के बराबर लिया जाता है, या 1 मान लो इसको, ठीक है। जब आप ऐसा रखते हो तो 14.5 फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट के केस में मिनिमम नंबर ऑफ टीथ आपके 32 आते हैं, और 20 डिग्री के केस में आपको 18 देखने को मिलेंगे। और फिर ये एक स्पाइरल गियर की एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। ध्यान से जो होता है वो होता है कॉस थीटा प्लस फाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस फाई माइनस 1। तो ये आपको फॉर्मूला देखने को मिलता है। चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो वही पूछ रहा है कि 14.5 डिग्री इन्वॉल्यूट सिस्टम होगा तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ टीथ कितने होंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ टीथ हमने देख चुके थे, 32 होते हैं 14.5 के केस में, 18 होते हैं 20 डिग्री के केस में, ठीक है। तो वो 2 क्वेश्चंस तो ये निपट गए। फिर प्रेशर एंगल जो होता है इन्वॉल्यूट गियर का, वो साइज पे डिपेंड नहीं करता, टीथ के साइज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ऐसा होता तो फिर हम स्टैंडर्डाइज कैसे कर पाते? तो हमने 2 तरीके से स्टैंडर्डाइज कर रखा है, 14.5 डिग्री और 20 डिग्री। अब आप चाहे छोटा गियर लो चाहे बड़ा गियर लो, वो सारे छोटा गियर भी आपको 14.5 का मिल जाएगा, बड़ा गियर भी मिल जाएगा। तो ये सर्कल जो साइज पे डिपेंड नहीं करता। कांटेक्ट रेशियो क्या होता है? कांटेक्ट रेशियो होती है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट डिवाइडेड बाय सर्कुलर पिच, ठीक है। सर्कुलर पिच कितनी होती है? सर्कुलर पिच बोली है, ठीक है, तो वो जाएगी पाई डी बाय टी के बराबर, ठीक है। तो ये तो हमने पिछले लेक्चर में सारे फॉर्मूलेस देखे थे, तो वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसको नहीं देखा तो अभी जाके देख लो, फिर उसके बाद ही देखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अभी देखते हैं। फॉर एन इन्वॉल्यूट गियर रेशियो ऑफ बेस सर्कल टू पिच सर्कल कितना होता है? देखो बेस सर्कल अगर मैं एक पिनियन के लिए ड्रॉ करूं, मान लो यहाँ पे मैं पिनियन के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पिनियन है, और पहले मैं क्या ड्रॉ करता हूँ? पिच सर्कल ड्रॉ करता हूँ। तो इस तरीके से आपको पिच सर्कल देखने को मिलेगा। फिर ये पिच सर्कल इसका है काय का? पिनियन का है, ठीक है। तो मैं इसको पिच सर्कल पिनियन बोल देता हूँ। फिर इसके नीचे आपको एक बेस सर्कल देखने को मिलता है, ये आपका बेस सर्कल हो जाता है, ठीक है। फिर सेम चीज़ अपन गियर के लिए भी बना सकते हैं, उसको मैं ब्लैक कलर से बना देता हूँ, ठीक है। तो ये पिच सर्कल था, इसी पिच सर्कल से को टेंजेंशियली टच ऐसे करते हुए यहाँ पर कहीं आपका ये सेंटर के साथ मान लो बन जाएगा, ये बन जाएगा पिच गियर का। फिर बेस सर्कल होगा, गियर का भी बेस सर्कल होगा, इस तरीके से बेस पिच का ये बेस सर्कल हो जाएगा पिनियन का,
ठीक है। फिर एक होता है एडेंडम सर्कल। एडेंडम सर्कल जो होगा पिच से थोड़ा सा आगे इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एडेंडम गियर का, ठीक है। तो क्या होता है ना कि जो बेस सर्कल है, ठीक है, ये जो बेस सर्कल है, इससे इस बेस सर्कल और इस बेस सर्कल को ज्वाइन करते हुए एक टेंजेंट लाइन खींचते हैं हम, ठीक है। ये टेंजेंट लाइन जो है, मान लो ये टेंजेंट सीधी लाइन है, ये पॉइंट, और इसका भी एडेंडम में ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बिना नहीं काम होगा। इसका एडेंडम, पिनियन का एडेंडम कहाँ पे होगा? पिनियन का एडेंडम कुछ इस तरीके से, पिनियन का भी एडेंडम होगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है जो इसके बेस सर्कल से भी टेंजेंट आई है इस तरीके से, और ये फिर इसके बाद पिनियन के बेस सर्कल से यहाँ पे यूं टेंजेंट हो गई है, ठीक है। ये पॉइंट जब ये एडेंडम सर्कल को जहाँ पे टच करती है, यहाँ से कांटेक्ट चालू होता है, और फिर ये कांटेक्ट कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक पिनियन टच करता है इस लाइन को, ये लाइन ऑफ कांटेक्ट है। और ये यहाँ पे देख रहे हो, ये पिच पॉइंट होता है ना, दोनों सर्कल जहाँ पे टच कर रहे हैं, ये पिच पॉइंट को यहाँ पे टच करती हुई लाइन है, ठीक है। और ये जो है, ये यहाँ पर इस तरीके से परपेंडिकुलर होगी, टेंजेंट है ना, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है। और ये दोनों अगर मैं सेंटर को इस तरीके से जोड़ दूं, तो फिर ये जो एंगल होता है, ये एंगल होता है फाई। अब ये ट्राइंगल देखो, ओ, इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे से के, और ये जो पॉइंट है मेरा पिच पॉइंट है। इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में ध्यान से देखो, अगर मैं कॉस फाई बोलूं तो कॉस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओके डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कितना है? ओपी। ओपी क्या है? ओपी है रेडियस ऑफ, ओपी क्या है? रेडियस ऑफ पिच सर्कल, और ओके है बेस सर्कल। तो अगर मुझे रेडियस ऑफ बेस सर्कल टू रेडियस ऑफ पिच सर्कल का रेडियस कितने के बराबर होता है? cos फाई के बराबर होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम समझा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द गियर? एडेंडम डिडेंडम से छोटा होता है, ये हम करते हैं, जानबूझ के करते हैं ताकि इंटरफेरेंस वगैरह कम हो सके, ठीक है। पिच सर्कल जो होता है, पिच सर्कल डायमीटर इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूल एंड नंबर ऑफ टीथ। तो मॉड्यूल कितना होता है? डायमीटर डिवाइडेड बाय टीथ। डायमीटर किस में लेते हैं? mm में लेते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे पिच सर्कल का डायमीटर निकालना है तो मॉड्यूल को टीथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कॉन्टैक्ट रेशियो क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ टीथ एक कांटेक्ट में है, मतलब इस तरीके से अगर मैं कोशिश करूं, ये इस तरीके से टीथ होंगे ना, गियर पे टीथ होंगे, और इससे पिनियन अगर मैच कर रहा है, तो एट अ टाइम यहाँ पे कितने जो टीथ है वो कांटेक्ट में है, ठीक है। ऑन एन एवरेज कितना कांटेक्ट में रहता है, तो कभी ये कांटेक्ट में आएगा, फिर ये कांटेक्ट छोड़ेगा, तो हो सकता है ये वाला जो गियर है ये इस तरीके से कांटेक्ट में आ जाए, और ये कोई एक टाइम रहा होगा जब तक ये और ये गियर साइमल्टेनियसली कांटेक्ट में रहे होंगे, तो 1 से ज़्यादा होना चाहिए कुल मिला के। तो ये ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएंगे। इन गियर हैविंग इनवॉल्यूट टीथ नॉर्मल टू इनवॉल्यूट, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम से पूछा भी जाता है। नॉर्मल अगर इनवॉल्यूट अगर इनवॉल्यूट पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट हो जाती है बेस सर्कल पे। मतलब कि इस तरीके से अगर मेरा ये पिच सर्कल हो गया, ये बेस सर्कल हो गया, और ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से अगर मेरा टीथ रहेगा, ठीक है, और इस टीथ से मैं अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा ना, इस तरीके से, मान लो ये प्रोफाइल है, इससे मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो इस तरीके से ड्रॉ होगी। तो जब वो नॉर्मल को मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये जो बेस सर्कल है ना, ये बेस सर्कल से परपेंडिकुलर हो जाएगी, मतलब बेस सर्कल से टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है। द सेंट्रल डिस्टेंस बिटवीन द टू मैशिंग गियर ऑफ अ इनवॉल्यूट इज इक्वल टू, सेंटर डिस्टेंस कितना होता है? तो देखो यहाँ पे ये 2 गियर थे, ये पॉइंट, इसको मैं O1 बोल दूं, सॉरी O1 बोलना है, O1 बोल दूं, ठीक है, तो इसको O और इसको मैं O2 बोल दूं, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। अब O1 से O2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सेंट्रल डिस्टेंस होगा। अब वो किसके बराबर है? वो बराबर है यहां से, ये जो पिच सर्कल है, ये एक पिच सर्कल, ये जो रेड वाला, ये जो ऊपर वाला है, ये किसका? ये पिच सर्कल है गियर का, ये यहां तक आ रहा है, और ये नीचे वाला जो पिच सर्कल है वो है पिनियन का। तो रेडियस ऑफ पिच सर्कल गियर का प्लस रेडियस ऑफ पिच सर्कल
पिनियन का, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो आपको क्या सेंट्रल डिस्टेंस मिल जाएगा। अरे यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपका पिनियन का रेडियस हो गया, गियर का रेडियस हो गया पिच सर्कल का, और यहां से जो डिस्टेंस है वो हो गया रेडियस ऑफ पिच सर्कल ऑफ पिनियन। तो दोनों को जोड़ दो, ठीक है, जोड़ दिया, सम ऑफ द पिच सर्कल रेडियस, तो वो किसके बराबर हो जाएंगे, सेंट्रल डिस्टेंस के बराबर। पर मैंने यहां देखा था कि cos फाई जो होता है वो रेडियस होता है बेस सर्कल डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ पिनियन। तो रेडियस ऑफ पिनियन को मैं क्या लिख सकता हूं, रेडियस ऑफ बेस सर्कल डिवाइडेड बाय cos फाई। तो सम ऑफ रेडियस ऑफ बेस सर्कल डिवाइडेड बाय cos फाई, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। व्हेन टिप ऑफ द टूल अंडरकट्स द रूट, जब टिप टूथ जो है, टूथ की जो टिप है वो जब कट करती है रूट को मेटिंग गियर से, तो उसे क्या कह देते हैं, इंटरफेरेंस कह देते हैं। ठीक है, इंटरफेरेंस कब होता है, जब टूथ ऑफ मेटिंग गियर डिग्स द पोर्शन, डिग्स द पोर्शन मतलब रूट को कट कर रही है बेस पे, बेस सर्कल पे। ठीक है, इन एन इन्वोल्यूट द गियर इन मैश if both have the same size of addendum then there will be interference between। अगर एडेंडम दोनों के सेम है तो टूथ का जो टिप है गियर का, मतलब बड़े वाले का जो टिप है वो छोटे वाले के फ्लैंक में घुस जाएगा। मतलब जो गियर का टिप है वो जाके फ्लैंक में घुस जाएगा इसके पिनियन के, छोटा वाला क्या होता है, पिनियन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अच्छा इसमें करेक्ट बताना था, मैंने स्टेटमेंट ही करेक्ट कर। द प्रेशर एंगल जो होता है कुल मिला के कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द एंगेजमेंट, सेंट्रल डिस्टेंस को चेंज नहीं करो तो ये जो हमारा प्रेशर एंगल रहेगा वो कांस्टेंट रहता है इन्वॉल्यूट प्रोफाइल में। ठीक है, द इंटरफेरेंस में ओनली बी अवॉइडेड, इंटरफेरेंस किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है कि जो मैंने दिखाया था एडेंडम सर्कल जो होता है ऑफ द टू मीटिंग गियर्स कट कॉमन टेंजेंट टू द बेस सर्कल बिटवीन द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट याद रखना। फिर उसके बाद एडेंडा ऑफ द पिनियन and wheel is such that the path of approach and the path of recess have maximum possible value then the length of point of contact given by। तो यार इसका बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन होता है, आप कुल मिला के याद रखो r प्लस आर साइन फाई डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखो, कभी अगर जरूरत लगेगी तो डेरिवेशन करके दिखा दूंगा, मगर डेरिवेशन काम करनी है, फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, कॉन्टैक्ट रेशियो ऑफ द गियर 1 से ज्यादा होना चाहिए, कम से कम एक टीथ तो कॉन्टैक्ट में हमेशा होना चाहिए। गियर ट्रेन्स, तो अभी तक हमने एक गियर देखा, अब गियर ट्रेन्स आती हैं। जैसे कि देखो गियर ट्रेन में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ गियर्स है उनको हम अरेंज जब कर देते हैं, एक से ज्यादा मतलब 2 से ज्यादा गियर जब यूज करने लग जाते हैं तो उसको एक तरीके से गियर ट्रेन बोल देते हैं। तो आगे देखेंगे, तो जब 2 से ज्यादा जब गियर्स को मैश करते हैं ईच अदर के साथ, अगर जब हमें पावर ट्रांसमिट करनी हो, ठीक है, तो किस तरीके से पावर ट्रांसमिट करनी है, मान लो ये हमारी ओरिजिनल शाफ्ट है, यहां से मुझे पावर यहां पे ट्रांसमिट करानी है, तो इसके बीच में इतना डिस्टेंस है, या तो मैं बहुत बड़ा गियर लगा दूं, इतना बड़ा गियर लगा दूं और तब पावर ट्रांसमिट कराऊं, या तो मैं क्या करूं बीच में छोटे छोटे गियर लगा दूं। तो मैं छोटे छोटे गियर लगा देता हूं, इसके फायदे क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो गियर ट्रेन, द नेचर ऑफ ट्रेन डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी रेशियो रिक्वायर्ड। तो जो यही मैंने बोला ना, यहां पर क्या कर सकता था मैं कि 2 गियर लगा सकता था, पर मुझे वेलोसिटी रेशियो जिस हिसाब का चाहिए, वेलोसिटी रेशियो मतलब मान लो ये ओमेगा 1 से घूम रहा है, ठीक है, और ये ओमेगा 4 से घूम रहा है, तो ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 4 ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो उस वेलोसिटी रेशियो पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके से मुझे गियर्स को अरेंज करना है। सिंपल गियर ट्रेन में क्या होता है, सिंपल गियर ट्रेन होती है उसमें जो जैसे ये एक शाफ्ट है, एक शाफ्ट पे कितना सिर्फ एक ही गियर लगा हुआ है, तो इसे कहते हैं सिंपल गियर ट्रेन। अब ये हमारी कंपाउंड गियर है, अब इसमें ना इसमें एक शाफ्ट के ऊपर एक से ज्यादा गियर हो सकते हैं। ठीक है, और बीच में ये देख रहा हो ये आइडलर गियर हमने लगा के रखा है, इसमें देखो इसमें 3 गियर लगे हुए हैं, तो ये होती है हमारी कंपाउंड गियर ट्रेन। और रिवर्टेड गियर ट्रेन ये होती है, देखो रिवर्टेड गियर ट्रेन ये होती है, मान लो ये मेरा इनपुट था, ये मेरा इनपुट था, ठीक है, इसने यहां से ये घूमा और इसने इसको इस तरीके से घुमाया, फिर ये इस तरीके से यहां पे घूमा और फिर इसने इस तरीके से घुमाया, तो ये जो ये मेरा कुल मिला के फिर क्या हो जाएगा, आउटपुट हो गया। तो इनपुट और आउटपुट की जो शाफ्ट्स है जब वो पैरेलल है तो उसको कह देते हैं रिवर्टेड गियर ट्रेन। ठीक है, रिवर्टेड गियर ट्रेन कह देते हैं। और जो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन होती है, एपिसाइक्लिक या प्लैनेटरी गियर ट्रेन होती है, उसमें क्या होता है कि बीच में एक सन गियर रहता है, सन है उसके चारों तरफ जैसे प्लैनेट रोटेट करते हैं वैसे ये देखो ये प्लैनेट रोटेट कर रहा है। ठीक है, और इसको कहते हैं रिंग गियर कहते हैं, इसको रिंग गियर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि ये जो प्लैनेट गियर है
ये इसकी एक्सेस फिक्स नहीं है, ये देखो जिस एक्सेस पे घूम रहा है वो अपने आप में एक्सेस अपने आप में खुद घूम रही है। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है उसे प्लैनेटरी गियर ट्रेन कह देते हैं, ठीक है। तो सिंपल ट्रेन में क्या होता है कि ओनली वन गियर ऑन ईच शाफ्ट। कंपाउंड में क्या होता है कि देयर आर मोर देन वन गियर, एक से ज्यादा हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। रिवर्टेड में क्या होता है, एक्सेस ऑफ द फर्स्ट गियर मतलब इनपुट और लास्ट गियर मतलब आउटपुट जो होती है वो कोएक्सियल होंगी, ठीक है, कोएक्सियल होगी। मैंने पैरेलल कह दिया था क्या, सॉरी, कोएक्सियल होंगी, ठीक है। एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में क्या होता है, एक्सेस ऑफ द शाफ्ट ओवर विच गियर्स आर माउंटेड मे मूव रिलेटिव टू फिक्स्ड एक्सेस। इसमें क्या है, देखो ये जो एक्सेस है, ये जो एक्सेस है ये खुद अपने आप में इस फिक्स्ड एक्सेस के अलोंग घूम रही है और उस एक्सेस पे एक गियर भी घूम रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन कहते हैं। तो इन सिंपल ट्रेन ऑफ द व्हील इफ द नंबर ऑफ इंटरमीडिएट ऑड रहेंगे, जब मान लो ऑड रहेंगे, ऑड वन भी हो सकता है ना, वन हो सकता है, ऑड बिल्कुल हो सकता है। तो मान लो एक गियर यूं लगा हुआ है, उससे एक छोटा सा गियर और उसके बाद में एक बहुत बड़ा गियर लगा दिया। ये अगर इस तरीके से घूम रहा है तो इसके बाजू वाला गियर इस तरीके से घूमेगा, ठीक है। ये अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगा। मतलब जब इंटरमीडिएट ऑड होंगे तो फिर सेम डायरेक्शन में ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्ट जाएंगी। ये ड्राइवर हो गई, ये ड्रिवन हो गई, ठीक है। सिंपल गियर ट्रेन में वेलोसिटी रेशियो जो होगा वो इंटरमीडिएट करेगा। मान जैसे ये देख लो, इसमें इंटरमीडिएट गियर ये हो गया, ठीक है, इंटरमीडिएट गियर ये हो गया। वेलोसिटी रेशियो निकालने जाऊं तो वेलोसिटी रेशियो जो होता है ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2, वो आपको पता है T1 बाय T2 के बराबर होता है, ठीक है। तो ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 T1 बाय T2 के बराबर हो जाएगा। फिर ओमेगा 2 बाय ओमेगा 3 जो हो जाएगा वो T2 बाय T3 के बराबर हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ओमेगा 2 से ओमेगा 2 कट जाएगा, T2 से T2 चला जाएगा, तो ओमेगा 1 बाय ओमेगा 3 जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा T1 डिवाइडेड बाय T3 के बराबर। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये जो इंटरमीडिएट गियर ट्रेन है ना, इस पे यहां पर डिपेंड नहीं कर रहा है, डिपेंड डज नॉट डिपेंड आएगा, डज नॉट डिपेंड, ठीक है। थोड़ा गलत लिख दिया है, ध्यान से इसको काट लेना, डज नॉट डिपेंड होगा। ट्रेन वैल्यू ऑफ द गियर ट्रेन इज, ट्रेन वैल्यू जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है वेलोसिटी रेशियो के, ठीक है। और व्हेन द एक्सेस ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट व्हील कोएक्सियल होती है तो उसको क्या देते हैं, रिवर्टेड गियर ट्रेन के देते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया है, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।